नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 30 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 9वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर सोल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और सीटेट प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। देखिए, प्रश्न हमसे हार्मोन से संबंधित पूछा गया है। हार्मोन से संबंधित जो परिवर्तन होंगे वो हमारे शरीर में जो मेल और फीमेल कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि पुरुष और महिला जाति के स्पष्ट अंतर को दिखाते हैं ये हार्मोन संबंधी परिवर्तन। जैसे कि बच्चा जब 12 प्लस आयु में जाता है, 12 प्लस 12 प्लस एज में जब एंटर करता है तो जो पुरुष होते हैं उनकी हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है और आवाज़ में मोटापन दिखने को मिल जाता है। यानी कि आवाज़ उसका फटना जिसे बोलते हैं, आवाज़ फट जाना, वो कहा जाता है। तो ये किस वजह से होता है? हार्मोन संबंधी परिवर्तन की वजह से। ये मेल कैंडिडेट में होता है और जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनमें महिलाओं के कुछ लक्षण परिलक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी किस एज ग्रुप में होते हैं? ये 12 प्लस में होते हैं। और 12 प्लस किस एज ग्रुप को डिनोट करता है? तो देखिए, 0 से लेकर के 2 साल तक तो आपका शैशवावस्था हो गया, तो इसमें तो हार्मोन का कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो शैशवावस्था तो हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए 2 से लेकर के और 6 से लेकर के 12 तक जो बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है, तो 2 से 12 तक आप विभिन्न प्रकार के बाल्यावस्था के अन्य अवस्थाएं जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बचपनावस्था, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें भी कोई हार्मोनल परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि हमारा बाल्यावस्था भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा 12 प्लस में। 12 से लेकर के 18 तक की जो आयु होती है उसे हम लोग किशोरावस्था बोल रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंज की वजह से जो मेल और फीमेल के स्पष्ट अंतर हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से बच्चे में ये पहली बार परिवर्तन होता है जिसको वो सही से हैंडल नहीं कर पाता और काफ़ी चिंतित रहता है। इसी वजह से इस अवस्था को सबसे क्रिटिकल स्टेजेस में से माना जाता है परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हार्मोन से संबंधित परिवर्तन किसमें होते हैं? ये किशोरावस्था में होते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार नजर डाल लीजिए। दूसरा दिया गया था शैशवावस्था, तो ये तो होगा नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था ये भी नहीं होगा और माध्यमिक बाल्यावस्था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। केवल किशोरावस्था इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है कि जो बच्चे के में भाषा का विकास होता है वो केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, यानी 0 से 2 साल के बीच के दौरान होता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय में औपचारिक तरीके से भाषा को सीख रहा होता है तो उस समय भी बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो केवल 0 से 2 साल में नहीं, बल्कि ये जीवन पर्यंत चलने वाला परिवर्तन है, क्योंकि बच्चा भविष्य में जाकर के कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहा है। अगर 40 साल का हो गया, अगर फिर भी लैंग्वेज को सीख रहा है तो वो भाषा का विकास माना जाएगा। इसलिए ये केवल कहना कि शैशवावस्था के दौरान ही केवल भाषा का विकास हो सकता है तो निगेटिव हो गया। और वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पर भी आपको केवल वर्ड दिख जाए वो विकल्प को संकुचित कर देता है, केवल एक पक्ष की बात करता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए तर्क देखिए क्या दिया जा रहा है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, तो ये भी निगेटिव है। कैसे? कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बोला गया था कि जो बच्चों को बनना होता है वो 5 साल तक बन जाते हैं, यानी कि जो शुरुआती अनुभव है, जो बच्चे का शुरुआती अनुभव है 5 साल तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको बाद में जाकर के बहुत कम ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि देखिए क्या कहा जा रहा था,
नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है कहा गया है, जबकि इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है भविष्य में जाकर के। जो कुछ भी वो 5 साल तक जिस वातावरण में रहेगा उसी वातावरण में वो ढलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, यानी उसी तरीके से वो बनने लगता है। और विकल्प क्या कह रहा है कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो ये निगेटिव हो गया, यानी दोनों विकल्प इसके गलत है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहने का मतलब कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक, अधिगम विकार से जूझ रहा बालक, बहुत प्रतिभाशाली बालक और बहुत कमजोर बालक और मध्यम बालक सब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो जो कक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट बताया गया तो हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है वो चीज़ों को एक ही बार में सीख गया, और लेकिन जो बहुत कमजोर बालक है वो एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पाया। तो ये क्यों हो रहा है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से हो रहा है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से हो रहा है। जो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास है वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेज पर डिपेंड करता है। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जो जहां पर भी केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ही एकमात्र ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर देखिए पूर्णता आया हुआ है, तो आपको सोचना ही नहीं था, तुरंत इसको विकल्प को कट कर दीजिए, ये निगेटिव विकल्प है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो पूर्णतः आनुवांशिकता पर निर्धारित होता है। देखिए जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए एक साल किसी किसान ने बहुत अच्छे किस्म का बीज बोया। अच्छे किस्म का बीज क्या है? उसमें अच्छे पेड़ के गुण आ गए हैं, पहले से जो अच्छा पौधा था उसका गुण आ गया है। अच्छा गुण यानी कि आनुवंशिकता बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मान लीजिए उस वर्ष बारिश नहीं हुई। बारिश क्या था? वातावरण का पार्ट था। तो बारिश ना होने की वजह से चाहे कितना भी अच्छा आप बीज क्यों ना बो दें, कितना ही अच्छा आपकी आनुवंशिकता क्यों ना हो, बारिश यानी वातावरण के एब्सेंस में उसका विकास नहीं हो सकता। तो यहां पर भी केवल आनुवंशिकता को ही रिस्पॉन्सिबल बताया गया था, वातावरण को इग्नोर किया गया था, इस वजह से निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। यह बात बिल्कुल सही है। जैसे कि देखिए विकास की जो अवस्थाएं दी गई हैं, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो चाहे दुनिया का कोई भी बालक हो, चाहे अमेरिका में भी बालक पैदा होगा तो उसका विकास इसी क्रम में होगा। यानी कि पहले शैशवावस्था ही आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर अंतिम में किशोरावस्था आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले किशोरावस्था अमेरिका वाले बालक के लिए आ जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, इसका क्रम निर्धारित है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए चौथा क्या कहा जा रहा है कि विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास किस किस क्षेत्रों में होता है? आज हम लोग सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। देखिए शारीरिक विकास, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यानी कि हमारा जो शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, या फिर जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहीं ना कहीं, बौद्धिक विकास है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारे शारीरिक विकास पर। जैसा कि आप लोग देखते होंगे जो बहुत शरीर से कमजोर होता होगा वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहता होगा इन सभी चीज़ों को लेकर के, यानी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो हमारे संवेग होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो भी हमारे संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा कक्षा में बहुत खुशी की मुद्रा में, तो उस समय उसका पूरा फोकस अधिगम पर होगा, और एक बच्चा जिसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है या फिर किसी कारणवश वो दुखी है, तो उसका पूरा फोकस दुख के कारण पर होगा, ना कि अधिगम करने पर होगा। तो जब फोकस ही नहीं कर रहा है वो अधिगम पर, तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो रहा है। यानी क्यों प्रभावित हुआ? संवेग की वजह से। यानी यही तो बोला जा रहा है ना कि सभी पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना? देखिए 1, 3 और 4। चलिए अब विकल्प में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 3, 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणित कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा
कार्य करने में सक्षम है। ध्यान से समझिएगा, ये हमसे बोला गया परिकल्पना परिस्थिति, यानी कि एक तरीके से अमूर्त चिंतन की बात की गई है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कि अगर ये कंडीशन हुआ तो क्या हो सकता है, वो कंडीशन हुआ तो क्या हो सकता है। गणित में हम लोग यही तो कर रहे होते हैं। यक्स का मान हम लोग मान करके देखते हैं कि अगर 1 हुआ तो इस पूरे व्यंजक का क्या मान आएगा, यक्स का मान 2 हुआ तो इस पूरे व्यंजक का क्या मान आएगा। यही तो बोला जा रहा है हाइपोथेसिस, यानी कि एक परिस्थिति में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरी परिस्थिति में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सभी चीजें अमूर्त तौर पर चल रही होती हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको हिंट यहां पर दिया गया है, किशोरावस्था की बात की गई है। किशोरावस्था यानी कि 12+ एज की बात की गई है। और जीन पियाजे ने जो अपना चारों अवस्था दिया था, पहला अवस्था उनके द्वारा बताया गया था 0 से 2 साल, दूसरा बताया गया था 2 से 7 साल, तीसरा 7 से 11 साल और चौथा 11+। यहां पर देखिए 11+ वाला जो था वो अमूर्त चिंतन का था। किसका था? अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था। और यहां पर देखिए ये 11+ यहीं 12+ वाले को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा अमूर्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अनुवेषण, यहां पर देखिए मिसप्रिंट हो गया, ये अन्वेषण की बात की जा रही है। इसके बाद से ध्यान की बात की जा रही है, अवरोधन की बात की जा रही है। अभी तक सब पॉजिटिव था, लेकिन तुरंत यहां पर स्मृति आ गया। रटना, याद करना, स्मृति, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते हैं, क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बालक सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करता है, ना कि रट करके, ना कि याद करके, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन के लिए जीन पियाजे ने पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं दिया था। पुनर्बलन उन्होंने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो इतना ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है नई चीज़ों को जानने के लिए, कि उनको किसी भी बाहरी या फिर अंदर से इनाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। पुनर्बलन क्या है? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। तो कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर पुनर्बलन की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद इंटरनली मोटिवेटेड है, चीज़ों को उत्सुकता भरी नज़र से देख रहे होते हैं। तो इस वजह से पुनर्बलन से आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखिए भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग। देखिए यहां आपको वर्ड से पकड़ना है। सम आयु वर्ग यानी कि MKO जो टर्म था, मोर नॉलेजेबल अदर, ये किसका था? ये ले वाइगोत्स्की का था। ले वाइगोत्स्की का था। उन्होंने ही बताया था कि हम सम आयु वर्ग यानी हम अपने सहपाठी जो हमारी कक्षा में पढ़ रहा है, जो हमारे हम उम्र है, उनसे भी बातचीत में सीख सकते हैं अगर वो कोई हमसे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानते हैं तो ये ले वाइगोत्स्की का टर्म है। इसके साथ ही साथ देखिए संस्कृति, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, तो ये टर्म भी ले वाइगोत्स्की का है। प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया था और ये ले वाइगोत्स्की का टर्म है, तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर देखिए, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव। आपको लग रहा होगा कि सामाजिक टर्म तो यहां भी आया हुआ है, लेकिन नहीं, आपको समझना होगा। देखिए यहां पर जो सामाजिक टर्म आया हुआ है वो सामाजिक प्रभाव आया हुआ है, यानी कि समाज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये जीन पियाजे ने बोला था। लेकिन यहां पर जो सामाजिक आया हुआ है, सामाजिक अनुभव आया हुआ है, यानी बच्चा जो कुछ भी कर रहा है। देखिए जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे करके सीखते हैं। अब जो कुछ भी बच्चा करेगा अपने परिवेश में ही करेगा। परिवेश क्या है? उसके समाज का पार्ट है। अब जो कुछ भी वो किया उसको अनुभव प्राप्त हो गया, तो यहां पर समाज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि बच्चे ने सामाजिक तौर पर जो कुछ भी किया उसका अनुभव उसे प्राप्त हो रहा है। उस सेंस में यहां पर सामाजिक अनुभव आया हुआ है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे का टर्म है। और साथ ही साथ संतुलनता की बात की गई थी, तो इक्विलिब्रियम ये भी टर्म जीन पियाजे का है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ले वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। देखिए दोनों संरचनावाद के ही समर्थक थे, लेकिन इनमें एक प्रमुख अंतर यह था कि जहां वाइगोत्स्की ये मानते थे, ले वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार जन्म लेता है, वहीं जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आता है तब भाषा आगे बढ़ती है। दोनों का एक एक उदाहरण दूंगा मैं, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहले वाइगोत्स्की की बात कर लेते हैं, जिनका यह मानना था कि पहले भाषा आएगी तब विचार जन्म लेगा। ये मैं वाइगोत्स्की के अनुसार बता रहा हूं। पहले उनके द्वारा कहना था कि पहले भाषा फिर विचार आती है। जैसे कि देखिए मान लीजिए एक 6 महीने का बच्चा है, एक 6 महीने का बच्चा है जो कि बोल नहीं सकता, लेकिन वह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रो करके अपने भाव भंगिमा, अपने बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। यानी जो उसका रोना है वही उसकी भाषा है बच्चे का 6 महीने के दौरान, ठीक है। तो बच्चा जब कुछ भी नहीं बोल पा रहा है यानी रो रहा है, यानी रोना ही उसकी भाषा है।
जैसे ही वो रोया, उसकी मम्मी के मन में तुरंत विचार आएगा, उसके माँ के मन में तुरंत विचार आएगा कि बच्चे को भूख लगी है इसलिए बच्चा रो रहा है। यानी कि ये विचार कैसे आया? बच्चे के रोने की वजह से। और बच्चे का रोना क्या है? भाषा है। इसी वजह से वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आता है, पहले बच्चा रोता है, तब माता के मन में विचार आता है कि हाँ बच्चे को भूख लगी है। ये ले वाइगोत्स्की मानते थे। अब जीन पियाजे क्या मानते थे? जीन पियाजे का ये मानना था कि पहले विचार आता है और उससे भाषा क्लियर होती है। देखिए एक उदाहरण मैं लिखता हूं, वह जानवर है। देखिए यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा कि वह जानवर है। अब देखिए ये जानवर जो है यही विचार है। जानवर क्या हो सकता है? हो सकता है वाकई में कोई एक जानवर हो, या ये भी हो सकता है कोई निर्दयी बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो और उसके लिए भी जानवर वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि वह देखो कितना निर्दयी, एकदम जानवर की तरह व्यवहार करता है। तो ये जानवर व्यक्ति भी हो सकता है। अब देखिए वह जानवर है, ये एक पूरा भाषा हो गया, ये भाषा है। और विचार क्या है? तो विचार यह है कि जानवर किस सेंस में, किस इंटेंशन के साथ बोला गया। अगर ये जो व्यक्ति बोला हुआ है कि वह जानवर है, उसकी भाषा तभी स्पष्ट हो पाएगी जब उसका विचार स्पष्ट होगा कि वह जानवर के सेंस में बोलना चाह रहा है या फिर व्यक्ति के सेंस में बोलना चाह रहा है। क्योंकि जब तक विचार क्लियर नहीं होगा कि वो जानवर के सेंस में या व्यक्ति के सेंस में बोलना चाह रहा है, तब तक भाषा क्लियर ही नहीं होगा कि वहां पर जानवर किसके लिए यूज किया गया है। इसीलिए जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आता है और उससे भाषा स्पष्ट होती है। ठीक है, तो दोनों में मुख्य रूप से भेद पूछा गया था कि क्या है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए एक ही विकल्प में बात की गई है, भाषा व सोच के बीच में संबंध। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूसना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। देखिए यहाँ पर इतने निगेटिव वर्ड्स हैं, स्मृति, ठूसना, याद करना, रटना, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज कर सीखते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, उनका यह मानना था कि बच्चे समूह में सक्रिय रूप से भागीदारी करके सीखते हैं, सामाजिक तौर पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यहां पर अकेले वर्ड यूज किया गया, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक को जोड़ते हैं। तो ये संरचनावाद से जुड़े हुए थे लेव वाइगोत्स्की। उनका यह मानना था कि बच्चे खुद से उत्सुक होते हैं नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए, इसके लिए कोई भी बाहरी उद्दीपक या फिर प्रतिक्रिया से इसका संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से यह निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया है। सहयोगात्मक यानी कि सहयोग कब करेंगे? जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तभी तो दूसरे का सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ संरचनात्मक यानी कि बच्चे खुद सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। ठीक है, संरचनात्मक का मतलब ये हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इसी के माध्यम से हमें बताना है कि उनके सिद्धांत के विषय में कौन सा सही होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, यानी कि उनका जो सिद्धांत था वो पियाजे के सिद्धांत से रेफरेंस नहीं था, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, तो ये विकल्प गलत है। उनका जो 3 उन्होंने चरण बताया था जिसमें 2-2 स्टेप्स थे, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 स्तर तो थे, लेकिन 6 स्तरों के लिए उन्होंने 2 नहीं बल्कि 3 चरण बताए थे। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया क्योंकि 2 चरण की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है, तो ये भी गलत है। उनका ये मानना था कि लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास एक समान होता है, और इसी वजह से उनकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना परीक्षण किया था, जो अपना प्रयोग किया था, वो केवल लड़कों पर किया था और उन्होंने बता दिया कि लड़के में जिस प्रकार से नैतिकता का विकास होता है लड़कियों में भी उसी प्रकार से होता है, जबकि उन्होंने लड़कियों पर कोई परीक्षण किया ही नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये कहना, उनका ये मानना था कि दोनों में विकास समान होता है, और विकल्प में क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया, ये बात बिल्कुल सही है। हिंज की कहानी सुनाई गई थी, हिंज की पत्नी को एक बीमारी हो गया था और उसके बगल में पड़ोस में एक डॉक्टर रहता था जो कि एक ऐसी दवाई बनाया था जिसकी वजह से हिंज की पत्नी का इलाज हो सकता था। जब डॉक्टर को पता चला कि हिंज को इस दवा की आवश्यकता है, तो उसने अचानक से उसका रेट बढ़ा दिया, जो कि उसका प्राइस जो था वो अफोर्डेबल नहीं था, किसके लिए, हिंज के लिए, और इसलिए उसने चोरी कर लिया डॉक्टर के घर पर। और इसी
दुविधा को कि बच्चों को सुना करके, इसी दुविधा को सुना करके जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो अपना परीक्षण कर रहे थे कि बच्चों से पूछ रहे थे कि क्या चोरी करना सही है या फिर डॉक्टर का जो प्राइस बढ़ा दिया गया वो सही है। मतलब कि दोनों की तरफ से वो जानना चाहते थे कि बच्चों में नैतिकता कितनी है, इस बात को लेकर के, इस दुविधा को लेकर के बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि उपदेशक होना चाहिए। उपदेशक यानी कि कक्षा में आए, लेक्चर दे और चला जाए। तो देखिए ये हायर क्लासेज में तो पॉसिबल है, लेकिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये माना जाता है कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे। एनसीएफ 2005 की बात कर लीजिए या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर लीजिए, दोनों ये कहते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे और खुद करके सीखेंगे, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग एज ए टीचर केवल उपदेश देते हैं, यानी केवल लेक्चर देकर के चले जा रहे हैं, तो वहां पर बच्चा निष्क्रिय बना हुआ है। इस वजह से वो सक्रिय ना होने की वजह से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उपदेशक होना चाहिए और सदा, सदैव, हमेशा, केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड हैं वो वैसे भी निगेटिव होते हैं। आपको यहीं देख करके तुरंत कट कर देना चाहिए। यहां पर देखिए एक और निगेटिव वर्ड है, नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें स्व अनुशासन की बात की जाती है, यानी बच्चा खुद से अनुशासित रहेगा, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से यहां पर 3 निगेटिव वर्ड थे, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। परिवेश क्या है? जो बच्चा अपने आसपास देख रहा है, जो भी बच्चे ने ऑब्जर्व किया वो उसका अनुभव बन गया। अब जाहिर सी बात है, बच्चे को जब उसके अनुभव से जोड़ करके बताया जाएगा, जैसे कि बच्चे को क्यों बताया जाता है कि सी किससे बताया जाता है? कैट से जोड़ करके बताया जाता है। क्यों कैट से जोड़ करके बताया जाता है? बच्चा विद्यालय से आने से पहले अपने परिवेश में बिल्ली को देखा हुआ है, इसलिए इस बिल्ली को कोरिलेट किया गया है इस अल्फाबेट सी से, ताकि बच्चा इस सी को सीख पाए। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी बच्चे को परिवेश को महत्व देना चाहिए। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, केवल बाह्य वातावरण उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, सदा, सदैव, हमेशा, ये जितने भी वर्ड हैं, कभी भी आपका उत्तर सही नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तो आपको सोचना ही नहीं था, ये विकल्प गलत हो गया। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा जा रहा है कि बाह्य उत्प्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात की जा रही है। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, आपको चीजें पूरी क्लियर आउट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 3 से 4 साल का, जिसमें अभी नैतिकता नहीं है, चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहा है। आप उसको बोल करके देखिएगा, बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो दौड़ करके भाग करके जाएगा, एक गिलास पानी लेकर ला करके आपको देगा। आपको क्या लग रहा है, वो आपके कहने से पानी लाया है? नहीं, वो चॉकलेट की लालच में पानी लाया है कि मैं पानी ला करके दूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। यहां पर चॉकलेट क्या काम कर रहा है? एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहा है उसके लिए। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब चॉकलेट से उसका मन भर जाएगा। कभी ना कभी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब वो चॉकलेट, ऐसा थोड़ी है कि आपको चॉकलेट मिले तो रोज खा लेंगे या फिर बच्चे को मिले तो रोज खा लेंगे। कभी ना कभी तो उसका मन भरेगा। यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जैसे ही उसका चॉकलेट से मन भरेगा उसके बाद लाख आपसे उससे बोलते रहिए कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट की लालच में पानी ला रहा था, एक्सटर्नल मोटिवेशन की लालच में पानी ला रहा था। इस वजह से एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और निगेटिव के सेंस में देखा जाता है। ठीक है, और वैसे भी आपको सोचना ही नहीं था, केवल था तो हमें गलत ही करना था। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। आलोचनात्मक तरीका यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गुण दोषों पर विचार विमर्श करते हुए बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। यानी हमारा उत्तर क्या बना? दूसरा और चौथा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, दूसरा और चौथा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, ठीक है, और आप भी मान लीजिए कि आपको भी इसका उत्तर नहीं पता है। लेकिन सीटेट की परीक्षा की ये खूबी है कि आपको उत्तर नहीं भी पता है तो भी आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले विकल्प से मैं शुरुआत कर रहा हूं और मैं मान करके चल रहा हूं कि मुझे उत्तर पता ही नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। देखिए कोई भी ऐसा विकल्प जो विद्यार्थियों को कम आके, वो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि जीन पियाजे जो संरचनावाद के समर्थकों में से सबसे बड़े एक समर्थक माने जाते हैं, उनका यह मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और यह विकल्प बच्चों को कम आंक रहा है कि वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। देखिए यहां पर तुलना वर्ड यूज किया गया, यानी कंपटीशन कराए जाने की बात की जा रही है। कंपटीशन हमेशा बच्चे के लिए निगेटिव होगा। देखिए दो तरीके से कंपटीशन होता है, एक तो हेल्दी कंपटीशन, और अगर केवल तुलना या फिर कंपटीशन की बात की जाए जहां पर हेल्दी वर्ड ना जुड़ा हो, तो वहां पर कंपटीशन या फिर तुलना निगेटिव हो जाता है। कैसे, इसको समझिए। जैसे कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, बहुत कमजोर बालक भी है। तो जब भी कक्षा में कोई टेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है उसके अच्छे नंबर आएंगे, और जो बहुत कमजोर है या फिर जो डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ने में अक्षमता महसूस कर रहा है, उसके नंबर कम आएंगे। तो ये जब पहले से डिफाइन है तो क्यों आप उसकी तुलना कर रहे हैं? इस कंपटीशन में, इस तुलना करने में, जो कंपटीशन में पीछे रह गया है या फिर जो कम नंबर पा रहा है, जो अधिगम नहीं कर पा रहा है, उसमें और हीन भावना का वो शिकार हो जाएगा कि एक तो मैं पहले से ही नहीं सीख पा रहा था, और ऊपर से कक्षा में नंबर्स की तुलना करके मेरी बेइज्जती की जा रही है। तो उसके मन में और ज्यादा निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए तुलना जरूर करनी चाहिए, लेकिन बच्चे का खुद से होना चाहिए कि कल तक उसका लेवल कितना था, और आज एज ए टीचर आपने जब उसको पढ़ाया तो उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी हुई अथवा नहीं। यानी कि बच्चे का कंपटीशन खुद से होना चाहिए, कभी भी एक बच्चे का दूसरे से कंपटीशन नहीं किया जाना चाहिए। यह निगेटिव होता है, एक से दूसरे का तुलना करना। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प देखिए, उपयुक्त उपनाम जैसे कि मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी को उल्लेख करना। कोई भी ऐसा विकल्प, कोई भी ऐसा शब्द जो बच्चों में बंटवारा करने की बात करे, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, बच्चे को योग्यता के आधार पर बांटना ही नहीं है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और उसको नॉमिनेट करके अलग अलग ग्रुप में बांटने की बात की जा रही है, मंद बुद्धि और कुशल बुद्धि। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा। यानी कि मूल्यांकन क्या है कि बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में जानने के संदर्भ में। अब ये समस्या कैसे पता चलेगा, वो कैसे सीख पा रहा है, यानी कि उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस मूल्यांकन में तय कर रहे होते हैं, सूचित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नत पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। देखिए 360 डिग्री बहुआयामी उन्नत पत्र का मतलब क्या होता है कि सर्वांगीण विकास, यानी सभी डायरेक्शंस में विकास की बात की जाती है इसमें। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि मेहनत अभिभावक को नहीं करनी है, मेहनत टीचर को करनी है कि बच्चा किस प्रकार से अधिगम कर पाए, चीजों को आसानी से सीख पाए। ठीक है, तो अभिभावक के लिए ये नहीं था, ये टीचर के लिए है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने का नामांकन। तो देखिए कोई भी ऐसा विकल्प जो कि नामांकन की बात कर रहा हो, श्रेणी की बात कर रहा हो, नॉमिनेट करने की बात कर रहा हो, बंटवारे की बात कर रहा हो, पहचानने की बात कर रहा हो, वो विकल्प हमेशा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। देखिए यहां पर दो निगेटिव वर्ड है। एक तो पहला कि किसी भी विद्यार्थी का आप दूसरे विद्यार्थी से कभी भी तुलना नहीं कर सकते, ये हमेशा निगेटिव होता है। और दूसरा, अंकों का जहां पर भी बात आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो ये है कि बच्चा सिर्फ अंक तक सीमित ना रहे, बल्कि जो कुछ भी विद्यालय में सीख रहा है वो अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर उतार पाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अंक और तुलना करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। यही बोला जा रहा है 360 डिग्री, यानी सभी पक्षों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 भी सभी पक्षों की बात कर रहा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवाद विशेषताओं जैसे कि पालन पोषण, देखभाल करने वाली, संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। तो केवल महिलाओं के बारे में, जैसे ये सभी काम की घर का काम, जैसे पालन पोषण करना, देखभाल करना, संवेदनशील होना, इसके बारे में चित्रण करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता की तरफ इशारा कर रहा है। जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन
किस प्रकार किया जा सकता है? समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, किस प्रकार से किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करके, यानी कि बच्चे किस तरीके से शुद्ध तरीके से वर्तनी लिख पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उनकी नकल करने की गति माप करने के लिए, तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, वो नकल करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि बच्चा सही तरीके से सोच पा रहा है या नहीं, समालोचनात्मक तरीके से चिंतन कर पा रहा है या नहीं। ये निगेटिव हो गया, नकल करना निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, उनकी प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल करने की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, यानी कि वो किस तरीके से चीजों के बारे में विवेचना कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, यानी उसका विश्लेषण करके हम लोग उसके समालोचनात्मक चिंतन का आकलन कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको जवाब देना है, ठीक है, कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो उनके सिद्धांत का नाम ही था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो ये तो बिल्कुल प्रभावित करेगा उनके अनुसार, ठीक है। तीसरा दिया गया भाषा, तो प्रभावित करेगा, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा प्रभावित नहीं करेगा। तीसरा दिया गया भाषा, देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आप सभी को बताया था कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार जन्म लेता है, तो ये तो उनके द्वारा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग की बात की जा रही है, यानी बच्चे को जहां पर जरूरत महसूस हो रही है उसके अनुसार उसको हेल्प करना पाड़ कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल उनके द्वारा दिया गया टर्म है, यानी उनके अनुसार ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, तो ये उनके द्वारा कोई भी टर्म नहीं दिया गया है और उनके अनुसार ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर से हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया कि प्रेरक परिवेश यानी कि मोटिवेटेड इन्वायरमेंट प्रदान करने से बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, देखिए मोटिवेशन से बच्चे को प्रयास करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगा और उस प्रयास के माध्यम से बच्चे का जो आईक्यू लेवल है उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, बुद्धि आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे? देखिए, एक उत्तम किस्म का बीज यानी कि उसमें आनुवांशिकता अच्छे पेड़ की है, अच्छे पेड़ के गुण उसमें हैं, लेकिन उस वर्ष बारिश नहीं हुआ तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। और मान लीजिए बारिश बहुत अच्छा हुआ लेकिन उत्तम किस्म का बीज नहीं है, यानी कि आनुवांशिक गुण अच्छे नहीं है, लेकिन बारिश क्या था? पर्यावरणीय कारक यानी वातावरण का कारक। बारिश अच्छा हुआ, पर्यावरणीय कारक अच्छा था, बावजूद इसके अगर बीज अच्छा नहीं है यानी कि आनुवांशिक गुण अच्छे नहीं है तो भी फसल अच्छा नहीं होगा। यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, फसल भी अच्छा होना चाहिए, बीज का मतलब बीज भी अच्छा होना चाहिए और बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के फसल अच्छा होगा। यानी कि जो इनका विकास होता है वो इन दोनों के आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक के जटिल परस्पर क्रिया के परिणाम के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर पॉजिटिव था और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कई बुद्धि के प्रकार बताए थे, जैसे कि संगीतीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, कई प्रकार बताए थे। वहीं बात किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। सटीक बोला जा रहा है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता जो होता है वो एक गुणात्मक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग मैथमेटिकल आईक्यू में डिनोट तो कर सकते हैं, लेकिन आईक्यू भी लगातार वैरी करता है। आईक्यू क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, आईक्यू क्या होता है? बच्चे का मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज इनटू 100। अब मेंटल एज क्या हो गया? मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा है और कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कर ले रहा है। कक्षा 3 में है तो उसकी एज कितनी होगी? 9 साल। और कक्षा 5 में होने पर उसकी एज कितनी हो जाएगी? देखिए 6 साल पर तो वो एडमिशन ही लेगा कक्षा 1 में, और 5 में होगा तो 6 5 11 साल का होगा कक्षा 11 में। यानी कि जब बच्चा 3 में है तब उसकी करंट एज कितनी है? 9 साल। और वो कितने स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है? 11 साल के बच्चे का। तो अब आईक्यू हम लोग निकाल सकते हैं 11, यानी कि मेंटल एज क्या है? 11 और करंट एज क्या है? 9 और इंटू 100।
अब ये देखिए, मान लीजिए बच्चा एक प्रश्न को सॉल्व किया, दो प्रश्न को सॉल्व किया, तो हम लोग इसके आधार पर निकाल ले रहे हैं कि हाँ बच्चा पांचवी के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन मान लीजिए अगले ही दिन वो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और मान लीजिए कि केवल कक्षा 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है, तब उसका मेंटल एज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में तब 9 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो ये उसका आईक्यू निकल रहा होगा। यानी कि ये सटीक नहीं बताया जा सकता। एक गुणात्मक तौर पर हम लोग मोटा मोटी आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे का आईक्यू लेवल इतना है या फिर बच्चा कितना बुद्धिमान है। सटीक नहीं बता सकते, और विकल्प में कहा जाता है सटीक बताया जा सकता है, इसलिए निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्योंकि सटीक बताया जाता तब तो ये बिल्कुल वैरी नहीं करना चाहिए था ना, ये बार बार वैरी करेगा, इस वजह से सटीक नहीं बताया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। यानी कि पहली बार ऐसे समुदाय से बच्चे एडमिशन लिए हैं, स्कूल में आ रहे हैं, जो कि आज तक स्कूल गए ही नहीं है, हाशिए पर जिनका पूरा परिवार था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि शिक्षिका उनकी कैसे मदद कर सकती है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि उनमें असफलता का भय पैदा करके उसे स्वयं मेहनत करें, जिससे वह स्वयं मेहनत करें। देखिए, भय जो होता है वो निगेटिव इमोशन है, और बच्चे का जो इमोशन होता है उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अब निगेटिव इमोशन है तो उसके संज्ञान को भी निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। यानी डर जो है, भय जो है, वो बच्चे के संज्ञान को और ज्यादा कम करेगा, बच्चा चिंताग्रस्त रहेगा। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की हेल्प करनी थी, उसको परेशान नहीं करना था। तीसरा देखिए, उन्हें बहुत से जटिल कार्य पत्रक गृह कार्य में देंगे। जटिल बोला जा रहा है, एक तो बच्चा पहली बार स्कूल आया है और उसको कंफर्टेबल फील कराना है। पहली बार में ही आप उसको कठिन होमवर्क दे देंगे तो बच्चा घबरा जाएगा, ठीक है। तो जटिल नहीं देना है, ये भी निगेटिव हो गया। पहला देखिए, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कह करके, ये भी निगेटिव है। देखिए, एक कक्षा में 50-100 बच्चे हो सकते हैं, और सबका हो सकता है कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं, तो कितना प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है कि निजी ट्यूशन दिया जाए। और अगर निजी ट्यूशन दिया जा रहा है तो ये निगेटिव सेंस में, क्योंकि फिर आप अपनी जिम्मेदारी स्कूल में सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इस वजह से निजी ट्यूशन हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उपयुक्त पाठ देकर के कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर के। देखिए, यहां पर 2 पॉजिटिव वर्ड है, एक तो भागीदारी, यानी कि उसको भी कक्षा में कंफर्टेबल फील कराते हुए उसकी इक्विटी यानी भागीदारी तय की जा रही है। साथ ही साथ इसके फोल्डिंग यानी कि जो शुरुआती मदद होता है, देखिए बच्चे की हमेशा हेल्प करने की बात नहीं की जा रही है। इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि बच्चे को शुरुआती मदद दी जाती है, हिंट दिया जाता है, ताकि बच्चा थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, थोड़ा सा चीजों के सीखने में उसको मदद मिल पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों का वियोजन यानी कि आइसोलेशन करने की बात की जा रही है, यानी अलगाव की बात कर रहा है। तो समावेशी कक्षा का मतलब यह होता है कि चाहे किसी भी शारीरिक अक्षमता, किसी भी अधिगम विकार, कितना भी बच्चा प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, या फिर सामान्य क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर विभाजन नहीं करना है, आइसोलेट नहीं करना है। यह विकल्प विभाजन करने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा यानी अलगाव की बात की जा रही है, इस वजह से यह भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। देखिए, विशिष्ट जरूरत यानी कि जो कि एक तरीके से स्पेशली एबल्ड है, जैसे कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है और कोई श्रवण बाधित है, तो क्या यह संभव है कि जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं उनके स्तर पर उनको लाया जा सके? नहीं पॉसिबल है। अब जो जनजात आंखों से, नेत्र से दृष्टिबाधित है और मेडिकली भी वो ठीक नहीं हो सकता, तो कैसे पॉसिबल है कि उसको नॉर्मल बच्चों के स्तर पर लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में पाने का हक है। बिल्कुल सही बात है, चाहे बच्चा विशिष्ट जरूरत वाला हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, एक तरीके से अधिगम विकार से जूझ रहा हो, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, इन सब कमियों के बावजूद भी सबको एक ही कक्षा में एक ही साथ लेकर के चलना है, ये समावेशी कक्षा कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेश शिक्षा क्या मांग करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में फिर से पूछा गया। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, आपको विचार करना ही नहीं था। तीसरा देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या भी हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। समावेशी कक्षा में शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है, इसके अलावा
अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी है, इसके अलावा सामान्य बालक भी है और प्रतिभाशाली बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबके लिए एक मानक पाठ्यचर्या रखा जाए? मान लीजिए मौखिक परीक्षा के माध्यम से किसी का टेस्ट लेना है, तो ऐसा बालक जो कि सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है, वो कैसे परीक्षा देगा? नहीं दे पाएगा। और जो मान लीजिए लिखित पेपर भी आप आयोजित कराते हैं, जो दृष्टि बाधित है, वो कैसे पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा दे सकता है? नहीं देख पाएगा। इसलिए मानक पाठ्यचर्या हो ही नहीं सकता समावेशी कक्षा में। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों की अक्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। देखिए, जब भी बच्चों की क्षमता के आधार पर हम लोग उसकी बंटवारा करते हैं, योग्यता के आधार पर बंटवारा करते हैं, वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बच्चों को उसकी योग्यता के आधार पर नहीं बांटना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। ये विकल्प बांटने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। बिल्कुल सही बात है। अब समावेशी कक्षा यह कहता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है और उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जैसे कि कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, तो उसकी इस विभिन्नता को पहचानने की बात करता है और साथ ही साथ पाठ्यक्रम में लचीलापन बनाने की बात करता है। जैसे कि मान लीजिए मौखिक परीक्षा लेना है, तो जो श्रवण बाधित है, जो मौखिक तौर पर सुन करके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, तो उसकी लिखित परीक्षा ले लीजिए। जो दृष्टि बाधित है, जो एक तरीके से देख नहीं सकता, जो पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं ले सकता, उसका आप मौखिक परीक्षा ले लीजिए। तो यही तो कहा जा रहा है ना लचीलापन, यानी कि पाठ्यचर्या जो होना चाहिए वो बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे की जरूरत के अनुसार उसको ढाला जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, मांसपेशियों में संचालन, गति व समन्वयन में कठिनाई। तो मांसपेशियों में संचालन और गति में समन्वय में कठिनाई जो होता है वो विकलांगता की श्रेणी आती है, जिसमें बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता, पैर से विकलांगता हो सकती है। इसमें पठन वैफल्य की बात नहीं आती है, ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, मौलिकता, प्रवाह और लचीलापन, ये क्या है? ये सृजनात्मकता के गुण है, इसमें कहीं पे भी पठन वैफल्यता नहीं आती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अधिक क्रियाशील आवेगशीलता, तो ये क्या है? ध्यान न्यूनता और अति क्रियाशीलता एक तरीके से विकार है ये, तो ये भी पठन वैफल्य से नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। वर्तनी यानी कि क्या बोला जा रहा है? स्पेलिंग में स्पेलिंग पढ़ने में और डिकोड करने में उसको दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा। तो ये सभी क्या चीज के लक्षण है? पढ़ने में अक्षमता है, और पढ़ने में अक्षमता को ही पठन वैफल्य बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी का कौन सा गुण नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है बौद्धिक जिज्ञासा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से, इसी जिज्ञासा की वजह से वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने में रुचि लेते हैं, और इसकी वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है नई चीज़ों को जानने के संदर्भ में। तो ये तो बिल्कुल उनका गुण होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। बिल्कुल सही बात है, वो इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी वजह से जितना ज़्यादा वो प्रयास करते हैं उनका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होता चला जाता है, इसलिए वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान की जा सकती है इसके माध्यम से, या फिर गुण है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला देखिए, निरंतर प्रवीणता अभिमुखी व्यवहार, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर की बात की जा रही है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है और उनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता। यहां पर देखिए, अब बच्चा यहां पर प्रतिभाशाली जो बोला जा रहा है उसके संज्ञानात्मक विकास के तौर पर बोला जा रहा है, यानी बच्चा कितने चीजों को समझ पा रहा है या नहीं। अब बच्चा प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है, क्रिएटिव भी है, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है, कतई भी मतलब ये नहीं है कि वो सामाजिक तौर पर भी चीज़ों को एक तरीके से अनुकूलन कर पाएगा, या फिर सामाजिक कौशल भी उसके अंतर्गत होगा। क्योंकि देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, एक सामाजिक कौशल अलग है और संज्ञानात्मक कौशल अलग है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी संज्ञानात्मक तौर पर देखा जा रहा है, ना कि सामाजिक तौर पर, इस वजह से ये उसका गुण नहीं होगा, इस वजह से ये निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों ने इस संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के बारे में भ्रांतियां यानी मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे को पौधा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, यानी बच्चों ने गलत अवधारणा अपने मन में बना ली है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है।
चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। देखिए, नामीकरण और वो भी बौद्धिक रूप से, यानी कि बच्चे की योग्यता के आधार पर उसे नॉमिनेट करने की बात की जा रही है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम गधे हो, उस टाइप से सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कभी भी बच्चे की योग्यता को आधार बनाते हुए उसे आप निगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते। ठीक है, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। देखिए, रटना, याद करना, ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। देखिए, सजा चाहे जैसी भी हो, शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, दोनों हमेशा निगेटिव सेंस में देखे जाते हैं। इस वजह से सजा तो आप दे ही नहीं सकते। आरटी एक्ट इसका पूरी तरीके से निषेध करता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। यानी कि जिस टॉपिक को लेकर के, पौधे टॉपिक को लेकर के बच्चे ने अपने मन में मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है, उसकी सबसे पहले तो पहचान किया जाए, एनालाइज किया जाए। एज ए टीचर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर बच्चे इस मिसकॉन्सेप्शन को बनाए क्यों है, क्या उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। यानी कि एनालिसिस करके एक रिजल्ट पर हम लोग पहुंच रहे होंगे और उसके बाद से दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट का निर्माण करने में उसकी हेल्प करेंगे, यानी फिर से उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर के आती हैं, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने के लिए कहती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे समूहों में कार्य करके, समूहों में चर्चा करके सीखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा था आपसे, केवल एकमात्र ही, यही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, देखिए वही वाला ही यहां पर आया है और एकमात्र भी आया हुआ है। तो ये दोनों वर्ड निगेटिव हैं, इस वजह से ये विकल्प हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए, यानी कि केवल ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है, आर गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए और उसकी असफलता बतानी चाहिए। असफलता बताने के लिए देखिए, त्रुटियां जो होती हैं वो बच्चों के अधिगम का पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पिछले वर्ष भी सीटेट की परीक्षा में मान लीजिए अगर आप सम्मिलित हुए होंगे और आप एक आध नंबर से असफल हो गए होंगे, यानी आपकी त्रुटि मानी जाएगी, तो फिर भी ये आपके व्यवहार में परिवर्तन किया, यानी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे हैं। देखिए, अधिगम अधिगम की परिभाषा क्या कहता है? अधिगम की परिभाषा ये कहता है कि हमारे प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी कि भले ही आप असफल हो गए, भले ही आप त्रुटि एक तरीके से किए हुए हैं, सीटेट में सफल नहीं हुए पिछली बार, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये जरूर ज्ञान होगा कि आप इन गलतियों की वजह से असफल हुए हैं और अब वो गलती आप आने वाली परीक्षा में नहीं दोहराएंगे। यानी कि ये आपको एहसास होना कि अब ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। ये क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और कैसे हुआ? पिछली बार आप सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो प्रयास किए थे उसके माध्यम से। यानी कि भले आप गलती किए, त्रुटि किए, असफल हुए, बावजूद इसके आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ आपके प्रयास के माध्यम से, और इसी का नाम होता है अधिगम। यानी कि भले ही त्रुटियां हो रही हैं लेकिन ये भी अधिगम का पार्ट होती हैं, इस वजह से इसको असफलता नहीं बताया जा सकता। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए और उसे अपमानित करने के लिए। देखिए, जब बच्चे को अपमानित किया जाएगा तो उसमें निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे, और जो बच्चे का संवेग होता है, जो इमोशन होता है, वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है बच्चे के अधिगम का। अगर इमोशन पॉजिटिव हुआ, जैसे खुशी की मुद्रा हुआ, तो वो बच्चे को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, लेकिन अपमानित करने से उसमें निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे, जिसकी वजह से वो उसके अधिगम को, उसके संज्ञानात्मक विकास को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा होगा। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटियां ना करें। देखिए, यहां पर दो निगेटिव वर्ड है, एक तो शर्मिंदा क्योंकि निगेटिव इमोशन है, दूसरा त्रुटियां ना करें। देखिए, अगर आप बच्चे को ये डरा देंगे कि आपको त्रुटि नहीं करना है तो बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर ये बैठ जाएगा कि अगर मैंने प्रयास किया, कुछ गलती हो गई तो फिर से मुझे कक्षा में शर्मिंदा किया जाएगा, फिर से मुझे डांट पड़ेगी। तो इस वजह से बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा, और जब प्रयास नहीं कर रहा है तो अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अब जब बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा तो अधिगम भी नहीं होगा, यानी कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी को मौके मुहैया कराए
करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। यानी कि एज ए टीचर हम उसको अवसर दे रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को खुद पहचानिए और पहचान करके उसको एनालाइज करिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। यानी बच्चे की सक्रियता यहां पर है और बच्चा अपनी गलतियों को खुद एनालाइज कर रहा होगा तो चीजों को और ज्यादा क्लियर आउट समझ पाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की बात की जा रही है, कंपटीशन के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या कंपटीशन कराया जा सकता है। देखिए, कंपटीशन जो है हमेशा निगेटिव माना जाता है। अगर यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन की बात की गई रहती तब थोड़ा पॉजिटिव होता, लेकिन केवल कंपटीशन है यानी दूसरे से प्रतिस्पर्धा की जा रही है, दूसरे से बच्चे का परफॉर्मेंस तुलना किया जा रहा है, तो ये निगेटिव होता है। ये कभी भी नहीं कराना चाहिए। कैसे नहीं कराना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। कक्षा में आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है, साथ ही साथ अधिगम अक्षमता वाला बालक भी है और शारीरिक अक्षमता वाला बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो देख नहीं सकता, जो दृष्टिबाधित है, उसको आप जो सुन नहीं सकता यानी जो श्रवणबाधित है, उसका एक साथ कंपटीशन कैसे करा सकते हैं, जबकि बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है, उसकी जरूरत अलग अलग है। इसके अलावा मान लीजिए कंपटीशन आपने करा भी दिया तो जो प्रतिभाशाली बालक है जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और जो बहुत कमजोर बालक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब कक्षा में आप प्रतिस्पर्धा करा करके उनके नंबर्स की तुलना कर रहे होंगे तो जो कमजोर बालक था उसके मन में पहले से निगेटिव थॉट ये रहेगा कि मैं कम नंबर पाऊंगा, और ऊपर से जब कक्षा में पूरा उसका नंबर को हाईलाइट किया जाएगा तो वो और निगेटिव थिंकिंग उसके मन में आएगा कि एक तो मैं वैसे भी नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरी बेइज्जती की जा रही है, उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, यानी निगेटिव इमोशंस उसमें जनरेट होगा। और जब भी निगेटिव इमोशंस जनरेट होता है तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए कंपटीशन कभी भी नहीं कराना चाहिए इंटरनल मोटिवेशन के लिए। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि नहीं, कंपटीशन नहीं कराना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, इसलिए आपको सोचना ही नहीं था, हमारा उत्तर गलत हो गया। वैसे भी आपको यहाँ पर देखिए विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों के लिए कंपटीशन कराने की बात की जा रही थी, तो निगेटिव वैसे भी हो गया। विशिष्ट जरूरत यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है उसकी जरूरत अलग है, जो दृष्टिबाधित बालक है उसकी जरूरत अलग है, जो श्रवण बाधित है उसकी जरूरत अलग है, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि केवल उनके लिए कंपटीशन कराना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, कंपटीशन किसी के बीच में हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, निगेटिव हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए कहा जा रहा है कि हाँ कंपटीशन कराना चाहिए, तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया ना, क्योंकि कंपटीशन कराने की बात कर रहा था, बाकी आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला देखिए हाँ कंपटीशन कराना चाहिए, तो कंपटीशन तो वैसे ही निगेटिव है, हमको कराना नहीं है, तो हाँ तो वैसे ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए नहीं, कंपटीशन नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। अधिसंज्ञानात्मक यानी कि मेटाकॉग्निशन की बात की जा रही है, मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, देखिए बच्चे जब अपने चिंतन के बारे में खुद सोच रहे होते हैं, जब अपने चिंतन के बारे में, अपने विचारों के बारे में खुद सोच रहे होते हैं, बच्चे जब अपने विचारों के बारे में खुद सोच रहे होते हैं, इसे ही अधिसंज्ञान क्षमता कहते हैं या फिर मेटाकॉग्निशन कैपेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया प्रयोगों के चरण का विवरण, तो इसमें बच्चे के चिंतन के बारे में बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण, तो रटना स्मरण ये तो वैसे भी निगेटिव होता है, आपको सोचना ही नहीं था। तीसरा देखिए गणितीय संक्रियाओं की नियत प्रणाली का दोहराव, नियत प्रणाली यानी फिक्स्ड प्रोसेस के माध्यम से एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है, तो यहां पर दो निगेटिव वर्ड है। एक तो नियत यानी कि एक ही विधि का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, और ऊपर से बार बार एक ही चीज को रिपीटिशन हो रहा है यानी कि मशीन के तौर पर काम करने की बात की जा रही है, ये निगेटिव हो गया वैसे भी। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। वही मैं बोल रहा था, बच्चे अपनी रणनीति, तो अपने चिंतन के बारे में, अपने विचारों के बारे में यहां पर बात करते हैं मेटाकॉग्निशन में। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकती है, यानी कि बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, पूछताछ को हतोत्साहित करके। बच्चे पूछताछ के माध्यम से ही जितना प्रश्न पूछेंगे उतना ही वो ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि नई नई चीजों को जानने के लिए उनमें उत्सुकता होती है, और जब उसको आप हतोत्साहित कर देंगे यानी उसके प्रश्नों का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो जो भी उसके मन में क्यूरियोसिटी था वो धीरे धीरे दबने लगेगा और वो सृजनात्मक नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से वो प्रश्न भी पूछने से कक्षा में शर्मिंदा महसूस करेगा, डर महसूस करेगा, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, निषेधित का मतलब कि उसको रोकने की बात की जा रही है, अनुरूपक मतलब कि अल्टरनेट की बात की जा रही है, यानी कि एक प्रश्न के सॉल्व करने के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं, तो यहां पर उसका अल्टरनेट यूज करने से मना किया जा रहा है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान में क्रिएटिव का बहुत ज्यादा, जो हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज कर रहे होते हैं, मानसिक उद्वेलन, उसमें एक समस्या को अलग अलग तरीके से बच्चे को सोचने के लिए कहा जाता है, या फिर एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसमें अलग अलग विधियों की बात होती है, और यह विकल्प क्या कह रहा है कि अलग अलग विधियों की बात ना किया जाए, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवा करके, यानी टीचर ही सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, तब तो बच्चा निष्क्रिय हो गया ना। क्योंकि देखिए यहां पर देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक सक्रिय होना चाहिए, बालक खुद पार्टिसिपेट करके, एक्टिव पार्टिसिपेटर बन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो यहां पर टीचर सॉल्व कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों में सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहन देकर के, यानी बच्चे को बिल्कुल क्लियर आउट किया जा रहा है प्रॉब्लम्स सॉल्विंग के अनेक तरीकों के बारे में, यानी कि अलग अलग तरीकों की बात की जा रही थी, ठीक है, तो यहां पर क्रिएटिविटी आएगा और यही पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, सामाजिक रचनात्मक कक्षा क्या होता है? रचनावाद से ये जुड़ा होगा, जिसमें बच्चे सक्रिय होंगे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए, और सामाजिक कहने का मतलब कि ग्रुप में काम कर सकते हैं, इस प्रकार से सेंस आएगा, ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया बच्चे निष्क्रिय हैं, तो रचनात्मक कक्षा में तो बच्चे सक्रिय होते हैं, यहां पर निष्क्रिय की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा देखिए, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जितने भी वर्ड हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चौथा विकल्प देखिए, आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है, यानी कि जो बच्चे को सिखाया जा रहा है उससे अलग करने की बात की जा रही है आकलन की प्रक्रिया को, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 दोनों इसकी बात करते हैं, यानी आकलन जो होगा वो बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, जो गतिविधि कराया जा रहा है, उसका एक पार्ट होगा, तभी तो सतत मूल्यांकन होगा, यानी सीखने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होगा। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? उससे परे, यानी उससे अलग करने की बात की जा रही है आकलन को, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। देखिए यहां पर क्रियाकलाप आ गया, यानी ग्रुप में काम करने की बात आ जाएगी, और साथ ही साथ बैठने की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, यानी लचीलापन है। और लचीलापन क्यों है? समावेशी कक्षा की वजह से। इस वजह से देखिए, लचीलापन होने से दो फायदे हैं। एक तो बैठने की व्यवस्था, पहले क्या होता था कि को एजुकेशन में लड़कियों को अलग ग्रुप में और लड़कों को अलग ग्रुप में या फिर कॉलम में बैठा जाता था, लेकिन इससे क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता को और बढ़ावा मिलता था। अगर ये लचीला बना दिया जाए कि यानी लड़के लड़कियों को मिक्स बैठाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में जेंडर रूढ़िवादिता को थोड़ा सा चुनौती मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ इसका फायदा ये होगा बैठने की व्यवस्था को लचीला बनाने से कि देखिए, कक्षा में जैसे ही इंटर किया, कोई ऐसा बालक होगा समावेशी कक्षा होने की वजह से जो कि विकलांग होगा, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो जब कक्षा में एंटर करते हुए उसको बैठने की सुविधा दी जाएगी तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि ये बैठने की व्यवस्था लचीला होना चाहिए कि जिसके लिए ज्यादा जरूरत है उसको ही कक्षा में एंटर करते हुए तुरंत बैठाया जाए, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ठीक है, कौन सा कारक सार्थक अधिगम के लिए और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। देखिए, इनाम हमेशा निगेटिव होता है। एक पहले के प्रश्न में मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था, वो बच्चे को चॉकलेट देने वाला, कि जो चॉकलेट बच्चे को दे रहे हैं आप, कभी ना कभी बच्चे का मन भर जाएगा, यानी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद से चॉकलेट, जब मन भर गया बच्चे का, तो कितना भी आप चॉकलेट देंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो चॉकलेट के लालच में काम कर रहा था। और चूंकि चॉकलेट से उसका मन भर चुका है, यानी कि अब उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो इनाम काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भौतिक इनाम होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ावे के लिए डर और शर्मिंदगी पर बल दिया जाएगा। डर और शर्मिंदगी ये निगेटिव इमोशंस है, जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, संज्ञान को निगेटिव तौर पर इंपैक्ट कर रहे होंगे, तो ये निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। देखिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा निगेटिव होता है। मैंने पहले के भी प्रश्नों में आपसे डिस्कस किया हुआ था कि एक समावेशी कक्षा में कभी भी
दूसरे बच्चे से कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग है। इस वजह से प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा यहां पर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। शिक्षकों का शिक्षार्थियों के बारे में, शिक्षार्थियों की क्षमता के बारे में सकारात्मक विकास, यानी कि टीचर को यह विश्वास है कि हाँ बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब टीचर को विश्वास होता है तो बच्चे भी उसमें पॉजिटिव तौर पर लेते हैं और चीज़ों के बारे में करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम को हतोत्साहित करेगा। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, यानी निगेटिव वाला इमोशन सी करेगा। देखिए, गर्व तो पॉजिटिव हो गया, आनंद भी पॉजिटिव हो गया, उम्मीद भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों तो पॉजिटिव थे, हमें निगेटिव वाला चुनना था। बोरियत यहाँ पर निगेटिव इमोशन है और यही इसको हतोत्साहित करेगा बच्चों के अधिगम को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर और आपकी कक्षा में बच्चे रुचि ही नहीं ले रहे हैं, तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। ये तो निगेटिव हो गया ना। मान लीजिए बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप जानने की कोशिश आप करना चाहिए कि आप आखिर आपकी कक्षा में वो बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, ये आपकी कमी है। इस वजह से आपको फोकस करना चाहिए और आपसे इग्नोर, ये विकल्प इग्नोर करने की बात कर रहा था, ये इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। ये एज ए टीचर हमारी कमजोरी है कि हम बच्चे में इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे। यानी वो शिक्षण विधि होनी चाहिए जिसमें बच्चे को खुद को करने का मौका मिले और खेल के माध्यम से सीखने का मौका मिले। यानी बच्चा अगर रुचि नहीं ले रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि उसको सही एप्रोप्रिएट मेथड से नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, इस वजह से बच्चा रुचि नहीं ले रहा है। क्योंकि जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो चीज़ों के जानने के लिए उत्सुकता भरी नज़र से देख रहे होते हैं। यानी सभी चीज़ों को बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, बावजूद इसके मतलब अगर उनको सही विधि का प्रयोग करते हुए बताया जाए। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करेंगे। दंड हमेशा निगेटिव होता है, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे होंगे हो सकता है उसमें ही कमी हो, इस वजह से बच्चा उसमें रुचि ना ले रहा हो। तो पहले हम अपने शिक्षण विधि का एक तरीके से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद से अगर उस माध्यम से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो कोई अल्टरनेट प्रोसेस, अल्टरनेट विधि का माध्यम यूज करके हम लोग बच्चे को फिर से अधिगम कराने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के अलावा सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।